Hello, my dear students. I hope you are quite well. Today, I am going to teach you a new lesson in prose, Landscape of the Soul. That is the fourth lesson in our course. हमारे कोर्स का चौथा पार्ट है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। और जो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप माना होता है भूदृश्य, मतलब प्रकृति का जो दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य जिसको हम बोलते हैं, कला में आपने पढ़ा होगा, वही पेंटिंग वाली बात यहाँ पर है लैंडस्केप की। तो लैंडस्केप के माध्यम से हम किस तरह से मानव जीवन को प्रसन्न रख सकते हैं, मानव जीवन में इस लैंडस्केप का क्या योगदान है, इसके बारे में इसकी जो लेखिका हैं जिसका नाम है नाथोली ट्रोबेरॉय, जो इसकी लेखिका हैं, वो इस बात को बताना चाहती हैं कि जो लैंडस्केप होते हैं, जो पेंटिंग होती है, जो चित्रकारी होती है, उससे हमारा मानव जीवन किस तरह से संबंध रखता है। अब आगे लेसन में। ए वंडरफुल ओल्ड टेल is told about the painter Wuodongji who lived in the 8th century. वंडरफुल ओल्ड पेंटिंग, वंडरफुल आश्चर्यजनक, बहुत बढ़िया सुंदर। ओल्ड टेल, ओल्ड में बहुत पुरानी टेल कहानी कही जाती है, इस टोल्ड बताई जाती है अबाउट द पेंटर्स, पेंटर के बारे में जिसका नाम वुडोंजी। वुडोंजी नाम का एक पेंटर है, उसके बारे में एक बहुत पुरानी कहानी कही जाती है, एक आश्चर्यजनक कहानी कही जाती है। हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी, हु लिव्ड जो जीवित था, जो रहता था इन 8th मैंने 8वीं सेंचुरी, सदी में, जो 8वीं सदी में रहता था, 8वीं सदी का रहने वाला एक पेंटर था जिसका नाम था वुडोंजी। उसके बारे में एक विचित्र कहानी कही जाती है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर, टैंग सम्राट जुआजोंग। हिज लास्ट पेंटिंग, उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो जा लैंडस्केप, वो लैंडस्केप थी, वो एक दृश्यावली थी, प्राकृतिक दृश्यों से भरी हुई थी, जिस पर हर तरह के पेड़ पौधे, फूल फल, पहाड़ पर्वत, नदियाँ आदि होते हैं, उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो वो लैंडस्केप जो थी उसकी लास्ट पेंटिंग थी, और कमीशन माना जो आदेशित की गई थी बाय द टैंग एम्परर, जो टैंग एम्परर था जिसका नाम था जुआजोंग। जुआजोंग नाम का जो टैंग एम्परर था, उसने उसको आदेश दिया था टू डेकोरेट हिज पैलेस वॉल, डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए हिज पैलेस वॉल, उसकी पैलेस में महल की जो दीवारें थी उनको रंगने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, जो मास्टर था, जो पेंटर मास्टर था, उसने हाइड कर दिया था, हिडन कर दिया, छुपा दिया था हिज वर्क, अपने कार्य को बिहाइंड अ स्क्रीन, बिहाइंड के पीछे, स्क्रीन की। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। क्यों एम्परर स्क्रीन के पीछे क्यों छुपाया? इसलिए छुपाया क्योंकि सो ओनली, ताकि केवल द एम्परर वुड सी इट, केवल एम्परर इसको देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, कुछ लंबे समय के पश्चात, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, जो एम्परर था उसने एडमायर किया, प्रशंसा की, प्रेज की, वंडरफुल सीन, आश्चर्यजनक दृश्यों की। मैंने कुछ समय के बाद जो राजा था उसने जब चित्र देखा तो उसने चित्र को देख करके उसकी बड़ी प्रशंसा की, बहुत अच्छा चित्र था, बहुत अच्छे उसमें पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान बने हुए थे। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिस पर डिस्कवर थी, बने हुए थे, उभरे हुए थे फॉरेस्ट, जंगल, हाई माउंटेन्स, ऊंची पर्वत श्रेणियां, वाटरफॉल, झरने थे, क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, क्लाउड और जो बादल थे ये फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे इन द इमेंस हाई, बहुत ऊंचे आसमान की तरफ। मैन ऑफ हिली पाथ, और एक पहाड़ियों का रास्ता था, और उस पहाड़ी रास्ते पर लोग जा रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और बर्ड्स, चिड़िया जो थी फ्लाइट कर रही थी, उड़ रही थी। लुक सर साइड द पेंटर, पेंटर ने कहा श्रीमान जी जरा ये देखिए। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ये जो केव है, फुट मैंने सबसे नीचे, ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन की जो पर्वत है, इस पर्वत के नीचे, इस पर्वत की तली पर, इस पर्वत की तलहटी पर एक केव है, एक गुफा है, और उस गुफा में ड्वेल्स स्पिरिट, ड्वेल्स में रहती है स्पिरिट में आत्मा, शैतानी आत्मा।
इस पर्दे के, इस पहाड़ी के नीचे पर्वतीय रास्ते पर एक स्पिरिट रहती है। फिर द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और इतना कहकर जो पेंटर था उसने क्लैप किया, अपनी ताली बजाई, मैंने दोनों हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो एंट्रेंस था, जो मुख्य द्वार था, गेट था ऑफ द केव, उस केव का, वो ओपन हो गया, खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और जब उस केव का दरवाजा खुला तो जो इनसाइड का दृश्य था, अंदर का दृश्य था, वो स्प्लेंडेड था, भव्य था, सुंदर था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, बियॉन्ड मतलब के परे था, एनीथिंग किसी भी बात के, वर्ड्स कैन कन्वे जिनको हम शब्दों से कन्वे कर सकते, व्यक्त कर सकते। मन इतना सुंदर दृश्य था गुफा के अंदर का कि उस दृश्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, प्लीज कृपया, लेट मी शो मुझे दिखाने दो, द वे मैंने यहाँ का मार्ग, योर मैजेस्टी महाराज, अरे राजा। पेंटर निराश से कहा कृपया ये जो अंदर का मार्ग है, जो स्प्लेंडेड केव है, इसका मार्ग मैं आपको दिखाता हूँ। द पेंटर इंटर्ड द केव, और उसके बाद जो पेंटर था वो इंटर कर गया, प्रवेश कर गया दी केव, गुफा में। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो ही वो अंदर पहुंचा, जो एंट्रेंस गेट था, जो मुख्य द्वार था, जो प्रवेश द्वार था, वो क्लोज हो गया बिहाइंड हिम, उसके पीछे। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, द एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्य से भरा हुआ जो एम्परर था, राजा था, कुड मूव, वो मूव कर पाता, अंदर जा पाता, इससे पहले कि उसके पीछे जो राजा था, पेंटर के पीछे जो राजा था, राजा भी अंदर के दृश्य को देखने जा रहा था। राजा जब अंदर पहुंच पाता कि उससे पहले ही गेट बंद हो गया, और अटरे वर्ड या फिर वो एक भी शब्द कह पाता, गेट बंद हो गया। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और केवल गेट बंद ही नहीं हुआ, जो पेंटिंग थी ये भी वेनिश हो गई, अदृश्य हो गई, समाप्त हो गई फ्रॉम द वॉल से। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, नॉट अ ट्रेस, ट्रेस माना छाप, निशान। वुड हाउजी जो पेंटर था, उसके ब्रश का, उसके द्वारा बनाए गए पेंट का कोई भी ट्रेस मात्र भी नहीं रहा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो पेंटर था वो दोबारा फिर उसके बाद उस दुनिया में नहीं दिखाई दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, सच इस तरह की जो स्टोरी है ये प्लेट रखती है इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन चाइना का जो क्लासिकल एजुकेशन है, जो श्रेष्ठ एजुकेशन है, जो एक्सलेंट एजुकेशन है, जो सुंदर ज्ञान है चाइना का, उस चाइना के सुंदर ज्ञान में इस तरह की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस, जो बुक्स, जो पुस्तकें हैं और किसकी, कन्फ्यूशियस की। और एंड झवांगजी और कन्फ्यूशियस की जो पुस्तकें हैं, आर फुल ऑफ देम, वो फुल मैंने युक्त हैं, भरी हुई हैं, देम मैंने ऐसी कहानियों से। झवांगजी की और कन्फ्यूशियस की जो कहानियां हैं, जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में इस तरह की बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल, दे हेड, वो हेल्प करते हैं द मास्टर की, टू गाइड करने के लिए हिज डिसाइपल, अपने डिसाइपल को, शिष्य को, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में जाने के लिए। माने वे अध्यापक की अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाने में मदद करती थी। बियॉन्ड द एंसीडोट, बियॉन्ड के परे एंसीडोट्स मीन्स कहानियों की, ये जो एंसीडोट्स थी, ये जो स्टोरीज थी, इन कहानियों के परे द अनदर फेमस वन अबाउट पेंटर, अंदर जो दूसरी कहानी थी, जो फेमस कहानी थी अबाउट अ पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ द आइज, जो ड्रॉ नहीं करता था, जो खींचता नहीं था, जो बनाता नहीं था, आइज आंखें। और फिर ड्रैगन की, जो ड्रैगन की आंखें नहीं बनाता था, ऐसा पेंटर क्यों नहीं बनाता था? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, केवल ड्रैगन की आंखें इसलिए नहीं बनाता था कि उसको इस बात का डर लगता था कहीं ऐसा न हो कि ये जो ड्रैगन है ये अपने पेंटिंग से उठ खड़ा हो जाए, भाग खड़ा हो जाए, इसलिए वो आंख नहीं बनाता था। विद एन ओल्ड स्टोरी
फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, जो एक पुरानी कहानी है। कौन है? जो फ्लैंडर हैं, फ्लैंडर निवासी हैं, फ्लैंडर स्थान का नाम, जो फ्लैंडर के निवासी हैं, उन्होंने यह पुरानी कहानी सुनाई थी। दैट आई हैड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, दैट मैंने जो कि मोस्ट सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, वेस्टर्न मतलब पाश्चात्य चित्रकारी की, पाश्चात्य चित्रकारी की जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी ये कहानी है। एंड 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी थी, 15वीं सदी थी, एंटेरेप ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो एंटेवर्प थे, जो मास्टर था, जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ ना लोहार, ये जो लोहार था, कॉल्ड क्वेंटिन मैट्सिस, इसका नाम क्वेंटिन मैट्सिस था, फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, ये फेल इन लव, उसको प्यार हो गया पेंटर्स डॉटर, पेंटर की लड़की से। माने 15वीं शताब्दी में एंटवेप नाम का जो व्यक्ति था, जो एक लोहार था, उसको एक पेंटर की लड़की से प्यार हो गया, जिस द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच प्रोफेशन, और जो पेंटर था उसने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि वो अपना सन इन लॉ नहीं बनाना चाहता था, अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। सच अ प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन वाले को, ऐसे व्यवसाय करने वाले को, माने ब्लैक स्मिथ को, लोहार को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। इसलिए क्वेंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, और इसलिए जो क्वेंटन था, जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, वो स्नीक्ड हो गया। स्नीक माने छुप करके चला जाना, चोरी करके चला जाना। इनटू द पेंटर स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में घुस गया। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसके बाद उसने क्या किया, अंदर घुस करके जो उसका नया पैनल था, उस पैनल पर उसने एक मक्खी बना दी। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, सच में इतनी ज़्यादा डेलिकेट में सूक्ष्म रियलिज्म, वास्तविकता से, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, इतनी यथार्थवादता से उसने उस मक्खी का निर्माण कर दिया, पेंट कर दिया मक्खी को, कि जब उसका मास्टर आया, जब पेंटर आया, तो उसने सोचा ये मक्खी है, और मक्खी होने के कारण से उसने क्या किया, ही ट्राइड टू स्वेट इट अवे, स्वेट अवे मीन्स किल करना, भगा देना, मार देना। उससे बेचारे मैंने इतना सुंदर पेंटिंग बनाई और इसमें मक्खी आकर के बैठ गई, उससे सोचा इसको मार लिया जाए। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, बिफोर, इससे पहले वो रियलाइज कर पाता, महसूस कर पाता, समझ पाया व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया। माने वो इससे पहले वो इस बात को समझ पाता तो ये पेंटिंग है, तो पहले उसको भ्रम हो गया कि ये पेंटिंग नहीं बल्कि एक मक्खी है। क्वेंटिन वॉज immediately admitted as an apprentice into his studio, और जब पेंटर को पता चल गया कि ये क्वेंटन का काम है, तो उसने क्वेंटन को अपने स्टूडियो में बुलाया और उसको अप्रेंटिस के तौर पर रख लिया। अप्रेंटिस में ना सीखने वाले के तौर पर रख लिया। सीखने वाला मतलब प्रशिक्षण लेने के लिए रख दिया उसको, कलाकारी का प्रशिक्षण के लिए रख दिया। ही मैरिड हिज बिलवेड, और फिर उसके बाद ही मैरिड, उसने विवाह कर लिया हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका से, माना राजा ने, उस पेंटर ने अपनी लड़की से उसका विवाह भी कर दिया। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और फिर उसके बाद जो लोहार था मोस्ट फेमस पेंटर बन गया, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटर बन गया ऑफ हिज एज, अपने उम्र का, अपने समय का, अपने काल का। जो उस समय का पेंटर थे, उस समय के पेंटरों में सबसे फेमस पेंटर बन गया वह लोहार। दीज टू स्टोरीज इलिस्ट्रेट, ये दोनों जो स्टोरी हैं, दोनों जो कहानियाँ इलिस्ट्रेट करती हैं, ये स्पष्ट कर देती हैं व्हाट इज फ्रॉम आर्ट इज टाइम टू अचीव। व्हाट मैंने कौन सी चीज़, इज फ्रॉम आर्ट, आर्ट से, कला से, टाइम टू अचीव की जा रही है,
प्राप्त की जा रही है। आ परफेक्ट इल्यूशनेटिक लाइकनेस, परफेक्ट पूर्ण रूप में जो इल्यूजनेटिक जो मायावी लाइकनेस थी इन यूरोप की, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, एसेंस में भाव निचोड़ ऑफ इनर लाइफ जो आंतरिक जीवन था इन एंड स्पिरिट इन एशिया, और जो स्पिरिट आंतरिक जीवन और उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो सत्व है, माने यूरोप में कला का लक्ष्य इतनी अधिक समानता पैदा करना था कि इसमें वास्तविकता का भ्रम हो जाए, कि लोग भ्रम में पड़ जाए कि वास्तव में है या पेंट है। और एशिया में जो कला का लक्ष्य था वो उनके आंतरिक जीवन के सत्य को निकालना था, उनकी पेंटिंग की आत्मा को जानना था। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ऑफ पेंटिंग, जो चाइनीज स्टोरी, जो चाइना की कहानी है, उसमें जो एम्परर होते, जो राजा होते थे, कमीशंस करते थे, आदेश देते थे या पेंटिंग, एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, और अप्रिशिएट करते थे, प्रेज करते, प्रशंसा करते थे इट्स, इसकी जो आउटर अपीयरेंस होती थी, जो बाहरी रूपरेखा होती थी, जो बाहरी रूप रंग का, बाहरी संरचना की सराहना करते थे। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन जो आर्टिस्ट होते थे वो रिवील करते, वो छुपा देते थे टू हिम, उससे द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, ट्रू वास्तविक मीनिंग, अभिप्राय, अर्थ ऑफ हिज पेंटिंग, उसके पेंटिंग का, उसके वर्क का। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटोरी, जो एम्परर होता था वो रूल कर सकता था ओवर द टेरिटोरी, टेरिटोरी में ना साम्राज्य। ही हैज़ कंकर्ड, जो उसने कंकर्ड किया है, जो उसने जीत लिए हैं। जो राजा होता था, राजा उन राज्यों पर अपना अधिकार कर सकता था जो जिसने उनको जीत रखा था। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज, लेकिन जो आर्टिस्ट होते थे केवल वही आर्टिस्ट जानते थे द वे विद इन हिम, जो वे हैं, जो मार्ग, जो उस पेंटिंग का जो आंतरिक रहस्य केवल वो कलाकार जानते थे। लेट मी शो द वे, लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द डाउ, जो दाऊ है, माने जो इसका जो दाऊ, जो किंग वो था, पेंटर था, वो पेंटर बताता है मुझे रास्ता दिखाने दो। अ वर्ल्ड दैट मीन बोथ द पाथ, वर्ल्ड माने जो दुनिया है, इसके बोथ द पाथ और द मेथड, इसके दो मेथड हैं, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। एंड द मिस्टीरियस वर्क, पहला उसका वर्ल्ड दैट मीन्स, वर्ल्ड जो वर्ल्ड है, जो शब्द है जिसका अभिप्राय होता है बोथ द पाथ, दोनों मार्ग, और द मेथड या फिर दोनों तरीके। एंड द मिस्टीरियस वर्क, और जो रहस्यमय कार्य है दूसरा, ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का, मतलब दूसरा ब्रह्मांड की जो रहस्यों से भरी हुई क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, ये दूसरा कार्य उसका ये है। द पेंटिंग इज गॉन, द पेंटिंग, जो पेंटिंग थी वो समाप्त हो चुकी है, मान जो चित्रकार है अपने उद्देश्य पर पहुंच गया। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, और जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो अपने गोल तक पहुंच गया, माना उसने अपने पेंट का निर्माण कर दिया, अपने चित्र का निर्माण कर दिया था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बियॉन्ड के परे, से दूर, से अलग, एनी किसी भी तरह की मटेरियल अपीयरेंस, मटेरियल में भौतिक अपीयरेंस, उपस्थिति, किसी भी भौतिक उपस्थिति से परे होकर के उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जो चित्रकार था। एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, जो क्लासिकल होती है, चाइनीज जो लैंडस्केप है, इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस, नॉट मेंट, उसका अभिप्राय नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करे, वो उत्पन्न करे एन एक्चुअल व्यू, एक्चुअल वास्तविक व्यू, दृश्य, एज वुड इन वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न का जो फिगरेटिव पेंटिंग है उसमें होता है, एक्चुअल व्यूज को दर्शाया जाता है। चाइनीज पेंटिंग में वो एक्चुअल व्यू नहीं होता। व्हेयरएज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू, व्हेयरएज जबकि जो यूरोपियन पेंटर होता है वो वांट्स यू, तुमसे चाहता है, टू बोरो हिज आइज, कि वो बोरो करे हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप,
कि वो लुक एट करता रहे, देखता रहे पर्टिकुलर, माने अब वो अपने आंखों से देखे और किसी विशिष्ट भूदृश्य को देखता रहे एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, ठीक उसी तरह जिस तरह वो उसको देखता है। फ्रॉम द स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक माने विशिष्ट एंगल से, विशिष्ट कोण से। द चाइनीज पेंटर, जो चाइनीज पेंटर होता है, डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, वो केवल एक सिंगल व्यू पॉइंट को नहीं देखता, एक सिंगल व्यू पॉइंट से उस पेंटिंग को नहीं देखता। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल, उसका जो लैंडस्केप होता है, उसका जो भूदृश्य होता है, वो कोई रियल नहीं होता, वास्तविक नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट, और तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, किसी भी स्थिति से, किसी भी तरह से उसको देख सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और फिर उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ, जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएट करते हैं पाथ, एक मार्ग फॉर योर आइज, तुम्हारे आँख के लिए, टू ट्रेवल अप, ट्रेवल करने के लिए, एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, मानो उस पेंटिंग में तुम कहीं पर भी स्थिर हो सकते हो, कहीं भी आवागमन कर सकते हो। देन बैक अगेन, और फिर वापस लौट सकते हो इन अ लेजरली मूवमेंट, लेजरली मैंने अवकाश के साथ, फुर्सत के समय में। दिस इज इवन मोर ट्रू, इवन मोर, और इससे ज़्यादा जो बड़ी बात है, इन द केस, इस केस में, ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, हॉरिजेंटल स्क्रॉल में जो उसका हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल माने सीधे सीधे, उसके सापेक्ष। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, इन विच, जिसमें जो एक्शन होता है स्लोली, धीरे धीरे ओपन खुलता रहता है। वन एक्शन ऑफ द पेंटिंग, वन एक्शन माने एक एक्शन के बाद दूसरा, जिस तरह से हमारा कैलेंडर होता है, ये क्या है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल होता है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल में होता है, जब कैलेंडर को खोलते हैं तो धीरे धीरे दृश्य निकल के आते हैं, उसी तरह से हॉरिजेंटल स्क्रॉल में ये चीज़ है। और धीरे धीरे उस जब ओपनिंग होती है उसमें वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, एक सेक्शन के बाद फिर दूसरी पेंटिंग सेक्शन निकलती है। देन रोलिंग इट अप टू मूव, देन, और फिर उसके बाद जब इसको रोल करते हैं ऊपर के लिए, टू मूव ऑन टू द अदर, फिर एक पेंट के बाद फिर दूसरी पेंटिंग आती है। एड आ डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम है ना, समय का जो अंतराल, उस समय के अनुसार धीरे धीरे फिर खुलते चले जाते हैं, और उसे लपेट कर दूसरे भाग को जोड़ा जा सकता है। माने ये जो समय का डायमेंशन है, समय की जो प्रक्रिया है उसको जोड़ता है। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, विच इज अननोन, जो अननोन है, जो नहीं पाई जाती है, किसमें, एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के किसी अन्य फॉर्म में। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, इट ऑल्सो रिक्वायर, और इसमें दर्शक की आवश्यकता होती है, ऑफ द व्यूअर में देखने वाले की। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस, हु डिसाइड, जो डिसाइड करता है, एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, कि कौन से स्पेस पर, कौन से पेस पर, कौन सी जगह पर वो ट्रेवल करेगा, वो पहुंचेगा। थ्रू द पेंटिंग, पेंटिंग के सहारे। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, जो उसका पार्टिसिपेशन है, जो उसका आंतरिक भाग है, विच इज फिजिकल, जो फिजिकल है, एज वेल एज मेंटल, और मेंटल भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, जो चाइनीज पेंटर होता है वो तुमसे ये नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, कि आप उसकी आंखों को बोरो करें, मतलब उसकी आंखों से देखें। ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, बल्कि वो तुमसे चाहता कि यू इंटर कर जाओ, तुम प्रवेश कर जाओ हिज माइंड, उसकी माइंड में। वह चाहता है तुम उसके माइंड को समझो, उसकी सोच को समझो, उसकी जिज्ञासा को समझो। द लैंडस्केप एंड इनर वन, जो लैंडस्केप है, जो ये भूदृश्य है,
इस भूदृश्य को इनर वन मीन्स आंतरिकता के साथ, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्शनल स्पेस, माने जो यहाँ जो दृश्य है, दृश्य उसका आंतरिक दृश्य है और यह आध्यात्मिक और कंसेप्चुअल मीन्स वैचारिक स्पेस है, वैचारिक स्थान है। माने वो इस बात को बताना चाहता है जो हमारा लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप केवल एक लैंडस्केप नहीं है। लैंडस्केप को देखने के लिए उसकी आंखों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लैंडस्केप को बनाने में उसकी जो सोच है, उस सोच को व्यूअर समझ सके और उस लैंडस्केप को, उसकी जो आंतरिक संरचना है, उसमें जो आध्यात्मिक भाव छिपा हुआ है, उसमें जो वैचारिक भाव छिपा हुआ है, उस वैचारिक भाव को, आध्यात्मिक भाव को और जो उसका फिजिकल भाव है, उस भाव को समझने का प्रयास करे, ऐसा पेंटर चाहता है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सनसुई, लिटरेरली mountain water, which used together represent the world landscape more than two elements of an image. These represents two complementary poles reflecting the Taoist views of the universe. This concept, ये जो concept है, ये जो विचार है, इस विचार को इज एक्सप्रेस कर दिया गया, व्यक्त कर दिया गया, बताया गया एज सेंसुई लेखक का नाम है, सेंसुई के द्वारा लिटरेली माउंटेन वाटर, लिटरेली मीन शाब्दिक अर्थ के तौर पर माउंटेन वाटर, माउंटेन माने पर्वतीय, वाटर जल, माने इस विचार को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है और इसका लिटरेरी अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका भाव है पर्वतीय जल। कौन सा पर्वतीय जल? विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, विच में जो कि टुगेदर एक साथ प्रयोग किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए द वर्ल्ड लैंडस्केप को, मान लैंडस्केप को दर्शाने के लिए एक साथ जिसका प्रयोग किया जाता है, किसका? माउंटेन वाटर का, भूदृश्य को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब पर्वतीय जल को। मतलब भूदृश्य तब तक भूदृश्य नहीं होगा जब तक उस भूदृश्य में, उस लैंडस्केप में जलधारा नहीं होगी या नदी नहीं होगी। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, मोर देन टू एलिमेंट्स माने जो इमेज है, जो छवि है, एक छवि के दो से अधिक तत्व हैं, more than two elements, and these represents two complementary poles, और ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों complementary poles के रूप में हैं, एक पूरक ध्रुव के रूप में हैं, reflecting the Taoist views, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो दर्शाते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, किसको? दाओजिस्ट मीन्स दाओवादी विचारधारा को, दाओइस्ट व्यूज में ना दाओवादी जो विचारधारा है, माने जो दाओ ने अपनी विचारधारा व्यक्त की थी ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। द माउंटेन इज येंग, जो माउंटेन उसमें होता है, उस चित्र में जो पर्वतीय भाग है वो येंग कहलाता है। रीचिंग वर्टिकली, जो वर्टिकली मीन्स ऊर्ध्वाधर रूप में, टुवर्ड्स हेवन की तरफ, जो स्वर्ग की तरफ ना, आसमान की तरफ ऊर्ध्वाधर रूप में पाया जाता है। स्टेबल होता है, वार्म होता है, एंड ड्राई इन दी सन, और ड्राई रहता है, सूखा रहता है धूप में। वाइल द वाटर इज इन, जबकि उस लैंडस्केप में जो वाटर है, जो पानी बह रहा है, जो नदी बह रही है, उसको यिन कहा जाता है। जो हॉरिजेंटल है, जो क्षितिज रूप में है, पृथ्वी के समानांतर है, एंड रेस्टिंग इन द
रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और जो रेस्ट है टिकी हुई है ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, फ्लूइड रूप में है, पानी के रूप में है, मॉइस्ट नमी एंड कूल और शीतलता के रूप में है। माने दो चीज़ें हैं, एक माउंटेन है जो स्टेबल है, जो ड्राई है, वार्म है, और इस माउंटेन को येंग कहा जाता है, YANG। और दूसरा जो उसमें पानी है, जो नदी है, ये नदी क्या है, हॉरिजेंटल रूप में बहती है, मॉइस्ट से युक्त है, फ्लूइड के रूप में है, बाढ़ के रूप में है, पानी के रूप में है, जल के रूप में है, द्रव के रूप में है, और कूल है, ठंडी है। द इंट्रैक्शन ऑफ इन, जो इंट्रैक्शन है किसका, यिन का, यिन माने नदी, पानी, यहाँ पर पानी से मतलब है यिन का। द रेस्पेक्टिव कोर्स, रेस्पेक्टिव फेमिनिन है, रेस्पेक्टिव फेमिनिन, रेस्पेक्टिव मीन्स ग्रहणशीलता, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, फेमिनिन एस्पेक्ट, इनकी जो पारस्परिक क्रिया है वह फेमिनिन है, फेमिनिन मीन्स ग्राही है, ग्रहण करने योग्य है। एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक नारी स्वरूप है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो काउंटर पार्ट है, माना जो इसका प्रतिपक्ष है, यंग, जिसको हम यंग कहते हैं, माना जो माउंटेन वाला भाग है, एक्टिव एंड मास्कुलिन, वो एक्टिव है, वो सजग है और सक्रिय है, और किस रूप में है, मैस्कुलिन है, नर रूप में है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, ऑफ कोर्स वो वास्तव में जो डाओइज्म है उसका जो मौलिक विचार है, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, व्हाट इज, जो कुछ भी ऑफन प्राय ओवरलुक्ड किया जाता है, अनदेखी की जाती है, इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एसेंशियल जो आवश्यक थर्ड पार्ट है, थर्ड एलिमेंट है, द मिडिल वॉइड, जो मिडिल वॉइड है, जो मध्य का भाग है, मध्य का रिक्त भाग है, माने एक तरफ पर्वत है, बीच में नदी है, और पर्वत और नदी के बीच का जो मिडिल वॉइड है, मध्य भाग है, ये मध्य रिक्त भाग, रिक्त स्थान जिसको बोलते हैं, वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स पोल, वेयर में जहाँ पर इनकी जो इंट्रैक्शन है, पारस्परिक क्रिया होती है, इंट्रैक्शन पारस्परिक क्रिया, टेक्स प्लेस, संपन्न होती है, घटित होती है। दिस कैन बी कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिस, दिस कैन बी प्रैक्टिस, ये जो पर्वत और नदी है, उस नदी के बीच का जो खाली स्थान है उसको लेखक बताता है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ में, यौगिक प्रैक्टिस के साथ में, और प्राणायाम की, प्राणायाम का जो यौगिक प्रैक्टिस है, ब्रीद इन, रिटेन और ब्रीद आउट। ब्रीद इन श्वास को अंदर लेना, रिटेन रोकना, और फिर ब्रीद आउट श्वास को बाहर निकालना, ये प्राणायाम की 3 क्रियाएं हैं। उसी तरह से जो दाओवादी विचारधारा, उस विचारधारा में उसने माउंटेन को येंग कर दिया, और जो नदी है उसको यिन कर दिया, और जो बीच का भाग है, जो मिडिल वॉइड है, जो रिक्त स्थान है, वो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया आज तक, और उसी को लेकर बताता है ये तीसरा भाग जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक जिस तरह से यौगिक क्रियाओं में जो बीच का भाग है, जब हम श्वास को रोकते हैं, रिटेन रखते हैं, वो भाग महत्वपूर्ण है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन मीन्स निलंबन, जो ब्रीथ का निलंबन है, जो श्वास का निलंबन है, वही वॉइड है, वही रिक्त स्थान है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, वेयर मैंने जहाँ पर मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन में चिंतन, जहाँ पर चिंतन मनन लोग किया करते हैं, वहीं पर चिंतन होता है, जो है वॉइड का समय होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और इसीलिए जो मिडिल वॉइड है, जो मध्य का रिक्त स्थान है, वही एसेंशियल है, आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, विदाउट इट, बिना इसके, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। Hence the importance of the white unpainted space, और इसीलिए लेखक बताता है कि जो वो पेंट था, जो उसमें चित्रकारी उसने कर रखी थी, जो बीच बीच में खाली जगह छोड़ रखे थे, जो व्हाइट निशान थे,
इन चाइनीज लैंडस्केप, उस चाइनीज लैंडस्केप में वो ज़्यादा महत्व रखते हैं, उनका महत्व ज़्यादा है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाउंड अ फंडामेंटल रोल। दिस इज ऑल्सो, या वह स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपना फंडामेंटल रोल पाता है, मौलिकता को प्राप्त करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, दैट स्पेस, इस स्पेस से बिटवीन के बीच में, हेवन आसमान एंड अर्थ इस पृथ्वी का, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। कंड्यूट मीन्स वाहक, ले जाने वाला, ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन चलता है, जो वार्ता डिस्कशन होता है, उसका एक वाहक होता है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, बिटवीन के बीच में, बोथ पोल्स, दोनों पोल के ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के जो दो पोल है, यंग एंड इन दोनों के बीच का ये क्या है, ये वाहक होता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है, वो आवश्यक है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, इवन इफ, यहाँ तक कि ये केवल सजेस्ट करता, सुझाव देता है, फॉर फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। बीइंग लॉस्ट, लॉस होने से, समाप्त होने से इसकी उपस्थिति आवश्यक है। यद्यपि यह केवल बताया गया है, तो भी खो जाने या ऊंचे शिखरों द्वारा दबा दिए जाने से दूर। कैसे? ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं, पर्वत शिखर हैं, जिसको हम येंग कहते हैं, और जो नदी है वो येन है, घाटी की तरफ है। बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड में दबा दिया जाना बाय द लॉफ्टी पीक्स, ऊंचे ऊंचे पीक्स के द्वारा। ही इज इन फ्रैंकोइस्चेंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आईज ऑफ द लैंडस्केप। माने जो ये फ्रैंकोइस्चेंग है, फ्रैंकोइस्चेंग की जो वंडरफुल, आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति है, इस आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति में यह दृश्यावली का या लैंडस्केप का यह एक नेत्र है। अब यहाँ से दूसरी कहानी बताई गई है जो बृंदा सूरी द्वारा लिखी गई है, और ये कहानी पेंटर के बारे में है, उन पेंटर्स के बारे में जो अप्रशिक्षित पेंटर थे। और अप्रशिक्षित पेंटर की जो कहानी है, हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को छपी हुई थी। आप देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूफेट mooted the concept of art brut in the 1940 में, जो फ्रांस के चित्रकार थे जिसका नाम जीन ट्यूफेट था, उन्होंने आर्ट ब्रूट के विचार का सुझाव 1940 में रखा। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी, अनट्रेन्ड मीन्स अप्रशिक्षित, विजनरी मीन्स स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाले, स्वप्नदर्शी, ख्वाब देखने वाले। वॉज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी माने बहुत कम, माने इस अप्रशिक्षित स्वप्नदर्शी की जो कला थी, वो कला बहुत माइनर लोगों को, बहुत कम लोगों को अच्छी लगती थी। फ्रॉम इट्स अटमोस्ट वेल्ड, अटमोस्ट में से सबसे ज़्यादा जो इसकी बात थी, इसमें लगभग वेल्ड मीन्स अनक्लियर, बिगिनिंग शुरुआत से, माने इसमें लगभग शुरुआत से ही बहुत सारी बातें अस्पष्ट थी। आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, जो बाह्य कलाकारों की कला थी वो धीरे धीरे फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, जो फास्टेस्ट तेजी के साथ बढ़ता हुआ जो भाग था, ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरनेशनली में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन कला से, समकालीन कला में तेजी से विकसित हुआ। दिस जेनर, ये जो जेनर थी कला की, ये जो जेनर मीन्स शैली,
कला की जो ये शैली थी, कला का जो ये ढंग था, कला का जो ये रूप था, इज डिस्क्राइब्ड एज, ये डिस्क्राइब हुआ, इसका वर्णन किया गया एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू द आर्टिस्ट, उन लोगों के द्वारा कला की रूप में वर्णित की जाती है जिन्हें वास्तव में नो राइट, कोई अधिकार नहीं टू बी आर्टिस्ट, कलाकार कहलाने का, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, एज मैंने क्योंकि दे हैव नॉट रिसीव, उन्होंने रिसीव नहीं किया, नो बना कोई भी नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग, उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग माना औपचारिक प्रशिक्षण, कोई प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, येट सो टैलेंट, येट माना फिर भी वो शो करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं टैलेंट में, ज्ञान को, एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, आर्टिस्टिक माना कलात्मक दृष्टि से, फिर भी वे अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को कलात्मक दृष्टि से प्रयोग करते हैं। देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग, उनका जो वर्क है, उनका जो कार्य है, उनकी जो पेंटिंग है, स्टिमुलेट करने वाली है, स्टिमुलेट में उत्तेजित करने वाली है। कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफस्प्रिंग, मेन स्प्रिंग जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा में बहने वाली है, मानो उनके कार्य, जो अप्रशिक्षित लोग थे उनके जो कार्य थे, उनकी जो पेंटिंग थी, वो पेंटिंग रोचक ढंग से मुख्य धारा की जो कलाकृतियां थी उन कलाकृतियों से अलग थी। अराउंड द टाइम ऑफ ड्यूफेट, अराउंड द टाइम ऑफ ड्यूफेट, ड्यूफेट का जो समय था, उस समय में, जिस समय ड्यूफेट अपने विचार प्रस्तुत कर रहा था, जिस समय ड्यूफेट अपने इन बातों को बोल रहा था, कलात्मक ढंग से बता रहा था, वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कंसेप्ट, प्रोफाउंडिंग मीन्स प्रतिपादन करना, बताना, बोलना, कहना। जब ड्यूफेट अपने कंसेप्ट को, अपने विचारधारा को प्रतिपादित कर रहा था इन इंडिया में, इन इंडिया, उस समय भारत में क्या था, अनटोटल्ड जीनियस, अनटोटल्ड मीन्स अप्रशिक्षित, अनट्रेन्ड, जीनियस जो बुद्धिमान लोग थे, वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वो क्रिएट कर रहे थे पैराडाइज माने उच्च शिखर को, माने भारत में एक अनौपचारिक रूप से शिक्षित वर्ग का निर्माण कर रहा था, शिक्षित स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। अब शिक्षित स्वर्ग क्या होता है, माने कलात्मकता का जो उच्च शिखर था उसको प्राप्त कर रहा था। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, ईयर्स अगो मैंने कई सालों से, वर्षों पहले, बहुत साल पहले, लिटिल पैच ऑफ जंगल, लिटिल छोटा सा जो पैच था, टुकड़ा था ऑफ जंगल, जंगल का, दैट हैज बीन क्लीनिंग, जिसको क्लियरिंग किया गया, जिसको साफ कर दिया गया, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, जिसको गार्डन के रूप में बनाया गया। कैसा गार्डन, स्कल्प्टेड, स्कल्प्टेड, स्कल्प्टेड मीन्स मूर्ति निर्माण, विद स्टोन, पत्थरों से, मानो जो जंगल था उस जंगल को काट काट करके उस जंगल में पत्थरों की मूर्ति बनाई गई, और उस पत्थरों की मूर्ति भी एक दो नहीं बनाए गए, मेरी गार्डन के रूप में ना बहुत सारे बनाए गए, एंड रिसाइकिल्ड, और फिर उनको पुनः काम पर लगाया गया मटेरियल, रिसाइकिल मटेरियल, और उनका जो मटेरियल था, उनका जो फिर से प्रयोग में लाने वाला मटेरियल था, सामग्री थी, इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, आज उसको हम चंडीगढ़ का रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। वर्षों पहले जो छोटे छोटे वन के टुकड़ों को साफ किया गया, उसमें गार्डन बनाएगा, उसमें बाग बगीचे बनाए गए, लेकिन बाग बगीचे पेड़ पौधों के नहीं थे, काहे के बाग बगीचे थे, पत्थरों को काट काट करके, छांट छांट करके मूर्तियां बनाई गई, और फिर से प्रयोग में आने वाली जो सामग्री थी उसका सही प्रयोग, यथार्थ प्रयोग किया गया, और रॉक गार्डन का निर्माण कर दिया। वो रॉक गार्डन जो आज चंडीगढ़ में
विद्यमान है। इट्स 80 years old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद, इसके 80 वर्षीय निर्माता जो क्रिएटर भी थे और डायरेक्टर भी थे, निर्देशक भी थे, जिनका नाम नेक चंद था। ये नेक चंद ने क्या किया, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। उन्हें हेल्ड किया, वेलकम किया, स्वागत किया, सत्कार किया। इंडिया भारत का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर था, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सहयोग करने वाला, किसका, टू आउटर आर्ट। आउटर आर्ट मीन्स बाह्य कलाकारों की कला का, बाह्य कलाकारों की कला का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, सहयोग करने वाला था, उसका स्वागत नेक चंद ने किया, जो 80 साल के थे, जो निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। द फिफ्थ इश्यू, फिफ्टीथ इश्यू था, जो 15वां अंक था, किसका, स्प्रिंग 2005, स्प्रिंग में बसंत के मौसम का 2005 के, ऑफ रॉविजन। रॉ मीन्स कच्चा, विजन, a UK based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and its rock garden sculptured woman by the waterfall on its anniversary issues cover. Pioneer means अग्रेसर, माने जो रॉ विजन है, रॉ विजन इंग्लैंड की एक पत्रिका है, जो आउटर आर्ट के अपने प्रकाशन में अग्रेसर के रूप में है, माने सबसे आगे है। इसने अपना जो 15वां अंक लिखा था, जो बसंत में 2005 में था, इसका वार्षिक अंक है। इसके मुख्य पृष्ठ पर नेक चंद ने रॉक गार्डन की प्रतिमा वुमन बाय द वंडरफॉल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। द नेशन ऑफ आल्टबर्ट, द नोशन, जो नोशन है, विचार है, आइडिया, सोच, ऑफ आल्टबर्ट की, ऑफ रॉल्ट के बारे में, रॉल्ट के बारे में आल्टबर्ट का जो विचार था, was a work that were in their raw state or as regard cultural and artistic influence। रॉल्ट का विचार उन कलाकृतियों का है जो सांस्कृतिक माने कल्चरल एंड आर्टिस्टिक और कलात्मक दोनों प्रभावों के सामने अपने रॉ स्टेट में है, अपनी कच्ची स्थिति में है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनीथिंग कोई भी चीज, एंड एवरीथिंग और प्रत्येक चीज, कोई भी चीज और प्रत्येक चीज, कौन सी चीज, फ्रॉम ए टिन से लेकर के टू अ सिंग टू अ ब्रोकन डाउन, सिंग तक, टिन से लेकर के सिंग तक, ये क्या है, ब्रोकन डाउन कार, टूटी हुई कार की सामग्री। कुड बी मटेरियल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट, कुड बी मटेरियल हो सकती है फॉर द मटेरियल आर्ट, आर्ट के लिए, कलात्मकता को दर्शाने के लिए, कला को दर्शाने के लिए। एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग मीन्स उत्कृष्ट, टेस्टिमोनी मीन्स प्रमाण, of the difference a single man can make, of a difference, उस डिफरेंस के समान है जहां पर ये सिंगल मैन कैन मेक, सिंगल एक मात्र आदमी मेक कर सकता है, व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, जब वो अपने ड्रीम को जीता है। जब अकेला आदमी अपने ड्रीम को जीता, माने उसकी कला को सम्मान देते हुए एक अकेला व्यक्ति जब अपने ख्वाब को पूर्ण करता है,
तो वो क्या कुछ कर सकता है, माने वो बहुत कुछ कर सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, जो स्विस कमीशन था यूनेस्को का, विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सप्रेशन, माने उसकी कृति को जो यूनेस्को का स्विस कमीशन था वो भी उसका सम्मान कर सकता है। यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ द वर्क, द 5 months इंटरेक्टिव शोज, 5 month जो 5 महीने का जो इंटरेक्टिव शो है, ये पारस्परिक संबंध ये शो करता है रियलम ऑफ नेकचन, नेकचन रियलम ऑफ नेकचन, नेकचन की जो वास्तविकता थी। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड, जो बिगिनिंग प्रारंभ हुई अक्टूबर, अक्टूबर में विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम, विल बी हेल्ड वो रखी जाएगी इन दी लीडिंग म्यूजियम में, संग्रहालय में, इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। माने रियलम ऑफ नेकचन का 5 वर्ष का जो पारस्परिक प्रदर्शन है जो अक्टूबर में लगभग शुरू होगा, ये स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के प्रमुख जो संग्रहालय होंगे उनमें होगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, बिगेस्ट जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वॉकिंग थ्रू द गार्डन, गार्डन में वॉक करने का, एंड सीइंग पीपुल एंजॉइंग मच क्रिएशन, और सीइंग ना देखना पीपुल लोगों को, मच मतलब बहुत ज़्यादा, माई क्रिएशन मेरी क्रिएशन की, मेरी कृतियों को, मतलब मेरी पेंटिंग को। नेकचन से, नेकचन का कहना है, माना नेकचन इस बात को कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, उस रॉक गार्डन में घूमना है, और मैंने जो वहाँ कृतियाँ तैयार की हैं, मैंने जो वहाँ पेंटिंग्स बना रखी हैं, उन पेंटिंग को लोगों का बड़े आनंद के साथ देखना ही मेरा सबसे बड़ा रिवार्ड है, पुरस्कार है। धन्यवाद।